हाँ बेटा बोलो, और कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? बताइए बेटा जल्दी। बेटा और कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? जैसे आयन, इसके जो अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या, कौन से होंगे? आयंस होंगे। आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को बेटा फ्लो करेंगे क्या? क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इसके अंदर? यस और नो? नो, नहीं होगी। सॉलिड स्टेट में बेटा जब तक रहेंगे ये आयनिक सॉलिड जो होते हैं, अगर सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हो तो ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि आयंस जो है वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन जैसे बेटा इस आयनिक सॉलिड को आप अगर वाटर में डालते हो, एक्वस स्टेट में करते हो, चेक करोगे मोल्टन स्टेट में, तो क्या देखोगे कि इनके अंदर जो आयंस है वो मूव करने लगेंगे। और जब बेटा आयंस मूव करने लगते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बेटा फ्लो करने लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये इनके बारे में ध्यान रखना। ये सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। आयनिक सॉलिड ये कौन बच्चा है? इतने कम बच्चे कैसे हैं आज? बाकी बच्चे क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहे हैं? वैष्णवी, साहिल, खुशी, मार्सुकले, क्या हो गया इनको? बार बार कॉल कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो बात कर रहे थे आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो, बट दे विल कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? मोल्टन स्टेट के अंदर बेटा क्या होगा, क्योंकि आयंस है वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, इसलिए वो कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा बेटा और कोई इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक और पॉइंट बताया था, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत हाई होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था इनकी लैटिस एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी का मतलब बेटा क्या है? अगर आप एक NaCl के मोल को तोड़ोगे तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है तो उसको ब्रेक करने के लिए बेटा आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और लैटिस एनर्जी भी हाई होती है, एंड हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? लैटिस एनर्जी भी पता होना चाहिए आपको, लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा आप सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे बेटा। सॉल्युबिलिटी अगर देखोगे तो क्या है, किसके अंदर सॉल्युबल होंगे? इनकी सॉल्युबिलिटी देखो, अगर आप NaCl को बेटा किसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं? जैसे वाटर के अंदर देखो, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है, NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था। वाटर किस तरह का मॉलिक्यूल है बेटा? पोलर है या नॉन पोलर है? वाटर कैसा होता है? बोलिए बेटा। आदित्य कैसा होगा वाटर बेटा, कैसा मॉलिक्यूल होता है? पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब क्या होता है? जिसमें पोलैरिटी होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पता है ना आपको? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बेटा पोलैरिटी जनरेट होती है, इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल है। और आप देख रहे हो कि आयोनिक सॉलिड जो है बेटा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व करते हैं, है ना? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है आसानी से। तो इसका मतलब हम क्या समझे
कि आयोनिक सॉलिड जो है बेटा वो पोलर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल होंगे, ठीक है, बट वेरी लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे, नॉन पोलर का मतलब क्या है बेटा, जिसके अंदर पोलैरिटी ना हो, ठीक है बच्चों। इतने कम बच्चे कैसे हैं आज? यस सर। बेटा समझ में आ रहा है कल्याणी क्या कह रहा हूं मैं? आयोनिक सॉलिड जो होंगे बेटा वो पोलर मॉलिक्यूल्स में ज्यादा डिसॉल्व करते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर, ठीक है। तो लिखेंगे आयोनिक सॉलिड डिसॉल्व इन, आसानी से डिसॉल्व करते हैं बेटा इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि सच एज वाटर, कौन कौन से होते हैं? जैसे वाटर होता है, H2O, HCl, इन सब के अंदर पोलैरिटी होगी बेटा। जबकि अगर आप नॉन पोलर के अगर चेक करोगे तो ये डिसॉल्व नहीं करेगा, ज्यादा डिसॉल्व नहीं करेंगे, बट दे आर वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक है, लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है बच्चों। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये बहुत कम सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में कौन कौन से ध्यान रखना, कुछ कॉमन होते हैं आपको याद होने चाहिए, जैसे वाटर, HCl मैंने बताया है कि पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इनके अंदर पोलैरिटी होती है। नॉन पोलर में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, जैसे बेंजीन है, C6H6, पढ़ा है ना सबने बेंजीन के बारे में? बेंजीन भी एक लिक्विड होता है बेटा और ये भी नॉन पोलर है। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, CH2, ये सब नॉन पोलर है। इनके अंदर बेटा कम सॉल्युबल होगा और ज्यादा सॉल्युबल किसमें होगा? पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि वाटर, HCl एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारी आयनिक सॉलिड्स की, ठीक है। आयन से बने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट में, गोल्डन स्टेट में लेकिन कंडक्ट करते हैं। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, हाई लैटिस एनर्जी होती है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो वाटर के अंदर, जैसे कि पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है बच्चों। इसका क्रिस्टल कैसा होता है? अगर आप देखो कि क्रिस्टल 3 डायमेंशन में भी हम सारे देखेंगे, आपने पढ़ा होगा यूनिट सेल के बारे में बेटा, है ना? इस तरह का क्रिस्टल होता है इसका, वही है इस तरीके के, जैसे Na और Cl के यहाँ पर आयंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में रहेगा, ठीक है बच्चों। अल्टरनेट पे होगा, एक जगह Na होगा, एक जगह Cl होगा। अगर एक Na पॉजिटिव यहाँ पर केटायन है, यहाँ पर बेटा क्या होगा? क्लोराइड है। ऐसे यहाँ पर भी क्लोराइड होगा, यहाँ Na होगा, ठीक है बच्चों। 3 डायमेंशन में देखेंगे अभी। लैटिस पढ़ा होगा आपने, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ना? अभी आएगा थोड़ी देर में। पहले इनके टाइप पढ़ लेते हैं एक बार, कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा फर्स्ट है आयनिक सॉलिड्स, देख लो बेटा, समझ में आया ये? इसके 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसके साथ साथ डालो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? इसका मतलब बताओ क्या है? हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लैटिस एनर्जी तो बता दी आपको, अगर एक क्रिस्टल को तोड़ोगे, अगर एक क्रिस्टल को तोड़ के आपको Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयन अलग अलग करने हैं बेटा, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको? लैटिस एनर्जी बोलते हैं, लैटिस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है बेटा? वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या होती है, किसको बोलते हैं वेपोराइजेशन प्रोसेस? बताइए बेटा। बोलो जरा, वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? वेपोराइजेशन मींस वेपर बनने की प्रोसेस नहीं होगी, लिक्विड से वेपर बनने के फॉर्म को, ठीक है। तो
तो जैसे मान लो अगर आपने NaCl को बेटा वाटर में डिसॉल्व कर रखा है किसी सॉल्वेंट में और फिर आप उसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी का मतलब है हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, सेकंड मैंने कौन सा पढ़ाया था आपको, सेकंड कौन सा लिखवाया था, मेटेलिक। तो मेटेलिक पढ़ लेते हैं। सेकंड बेटा सेकंड सॉलिड देखते हैं। फर्स्ट टाइप आपको बताया मैंने आयोनिक सॉलिड है। ये सब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़ रहे हैं। बताया था इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने हैं, अमोर्फस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग में डिफरेंस पढ़ने हैं। चलो, तो मेटेलिक सॉलिड क्या होता है बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड दिस मेटेलिक सॉलिड्स। सेकंड इज मेटेलिक सॉलिड्स। नाम से बेटा क्या पता चलता है, मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब बेटा क्या है बताइए, मेटल्स होंगे यहाँ पर। तो जैसे बेटा यहाँ पर जैसे आयनिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते थे वो आयंस होते थे, वैसे यहाँ पर बेटा क्या होंगे, मेटल के एटम्स होंगे। ठीक है, इन मेटेलिक क्रिस्टल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखो जो होते हैं उसको बोलते हैं हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे बेटा उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीटायंस होंगे एक तरीके से। जैसे सोडियम की अगर बात करें तो Na पॉजिटिव, ठीक है, तो कीटायंस बेटा होंगे मेटल के कीटायंस प्रेजेंट होंगे, जिनको कर्नेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कर्नेल्स बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा क्या होने वाले हैं यहाँ पर, पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस नोन एज कर्नेल्स। ये बेटा नाम आपने पढ़ा है, याद करो, कर्नेल्स बोलते हैं इनको। कर्नेल्स। और कर्नेल्स बेटा कहां पर होंगे, जैसे आपने बहुत छोटी की बात देखो तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा बेटा, मेटल्स को बोलते हैं मेटल्स हैव ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा पढ़ा है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। तो बेटा बेसिकली ये कैसे स्ट्रक्चर होगा इनका, कि केटायंस जो होंगे मेटल के, जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे बेटा, कर्नेल्स जिनको बोलते हैं, वो तो अलग होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो सारे अलग होंगे। तो एक तरीके से जो ये आयंस है ये किसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग ओवर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, ऐसे भी बोल सकते हैं इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोटिंग ओवर ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का मतलब क्या है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके ऊपर होंगे। जैसे देखो अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको बेटा, देखना, जैसे ये Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इस तरह के आपको कर्नेल्स नजर आएंगे। ये क्या है बेटा, कर्नेल्स है। और नीचे क्या दिखेंगे बेटा आपको, देखो इस तरीके से दिख रहा है बच्चों, नीचे इलेक्ट्रॉन्स की एकदम सी की तरह है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ऊपर बेटा कर्नेल्स है। समझ रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बेटा। जगह जगह इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, बोलो, दिख रहा है ना, डायग्राम समझ में आ रहा है। यहाँ पर बेटा क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज मेटल एटम्स, जिनको हम कर्नेल्स बोलते हैं। ये सब कर्नेल्स है, ये सब कर्नेल्स है। ठीक है, और ये बेटा क्या है, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेटल के एटम्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आसानी से मूव करते रहते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल्स आर मोबाइल एंड इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। और अगर बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी Na पॉजिटिव बना देता हूँ, इस तरीके से आपको दिखाई देगा बेटा, यूनिफॉर्मली दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ भी है। ठीक है बेटा,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, सब जगह बराबर कंसंट्रेशन होगी। जैसे अगर किसी भी स्ट्रक्चर में देखोगे किसी भी जगह पर, तो आपको बेटा वहां पर सोडियम के आयंस दिखाई देंगे, मतलब मेटल के आयंस नजर आएंगे कर्नल, और इसमें बेटा डूबे डूबे होंगे, एक तरीके से इमर्ज होंगे इलेक्ट्रॉन के सी में। ठीक है, सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आपने पढ़ा होगा मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना बच्चों। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर सकते हैं। सिंस देयर आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होगी। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। These electrons are responsible for high thermal and electrical conductivity. ठीक है बेटा, since there are mobile electrons, therefore metallic solid बेटा कैसे solid होंगे, they are very good conductor heat and electricity, heat and electricity, है ना बेटा। इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करेंगे और हीट को भी फ्लो करेंगे। और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट का मतलब बेटा क्या होता है, देखो अगर हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो उसका मतलब क्या बोलेंगे बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल। हीट से ही वर्ड निकला है थर्मल, थर्मल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बोलो बच्चों, मेटल के अंदर आपको पता होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बेटा बहुत ज्यादा होती है। फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने ये चीज, बताइए जरा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा होगी, वेरी हाई। ठीक है, दोनों की वैल्यू बेटा क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। आ रहा है बच्चों समझ में, बताइए जरा। यस सर। ठीक है योगेश बेटा, समझ में आया, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा है। यस सर। ये जो मेटलिक सॉलिड जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बेटा, बेसिकली क्या है, ये मेटल्स ही तो है। तो मेटल के सरफेस पे आपको पता है शाइनिंग भी रहती है, इसीलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स उनके सरफेस पर रहते हैं बेटा, और इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, और क्या पॉइंट होगा, अच्छा इनको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड, अच्छा इनके बीच में बेटा जो फोर्सेस होंगे, जैसे अगर आयंस में पढ़ा था आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, यहाँ पर बेटा कौन से फोर्सेस होंगे बीच में बच्चों, ये बीच में जो बॉन्ड है इसको क्या बोलोगे, इनको क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, आपस में जो मेटल के एटम्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, मेटल एटम्स आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से बेटा कौन से फोर्स से कनेक्टेड है, आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय, अटैच्ड टू ईच अदर बाय मेटालिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, मेटालिक बॉन्ड की मदद से चिपके हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब सोच के मुझे एक चीज बताओ कि ये बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, बताओ जरा योगेश। ये मेटालिक सॉलिड जो होंगे बेटा, इसमें मैंने लिखा है आपको कि इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, आयोनिक सॉलिड के कंपैरिजन में बता दो। अगर आयोनिक सॉलिड से कंपेयर करोगे तो बेटा इनको, इनका ये फोर्स जो है, जो अट्रैक्शन का फोर्स जो आपस में दिख रहा है आपको, वो कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए जरा। कम होगा। कम होगा। इसके बेटा क्या रीजन होंगे योगेश, देखो आयनिक सॉलिड में बेटा दो चीज आपको दिख रही है, एक तो वहां पर क्या होता था, एक केटायन था बेटा, एक एनायन था, पहली बात है ना। तो सोचो जो अपोजिटली चार्ज होते हैं उनके बीच में वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। तो वो बेटा एक तो वो फैक्टर है। दूसरा यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर तो सारे पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो अट्रैक्शन बेटा बहुत कम होगा बीच में।
क्योंकि सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, Na पॉजिटिव इस तरीके के हैं, तो इसलिए एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा बेटा क्या है, आप एक चीज और देखो, क्योंकि आपको एक बात पता है कि मेटल्स बेटा क्या करते हैं, मेटल्स अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन उनके पास एक्स्ट्रा होता है ना बच्चों। तो बेटा वो इसलिए मेटल्स आपने पढ़े हैं कि मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर क्या करेंगे, स्टेबल होने की कोशिश करेंगे बेटा। तो इसलिए आप देखोगे कि मेटेलिक सॉलिड जो होंगे वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होंगे जितने आयोनिक सॉलिड्स होते हैं बेटा, है ना। हार्ड भी नहीं होंगे, ब्रिटल भी नहीं होते, क्योंकि ये तो डक्टाइल होते हैं बच्चों, है ना। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैलिएबल, डक्टाइल, आपने पढ़ा है मेटल्स के बारे में। इनके अंदर बेटा सॉफ्टनेस भी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आयोनिक सॉलिड। और इनके अंदर बेटा मेटेलिक स्ट्रक्चर भी होगी। मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है बेटा बेसिकली। योगेश पढ़ाया ना आपने, मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से। ये मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, ठीक है, मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, ठीक है। बोलो और क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सारी प्रॉपर्टी मेटल्स की है इनकी, ठीक है। मेटेलिक क्लस्टर होगा, कलर भी होता है कई बार मेटल्स का, आपको पता है, ठीक है। जैसे जिंक का होगा वो थोड़ा सिल्वर कलर का दिखता है आपको, शाइनिंग सरफेस है ना। तो बेटा इनके अंदर मेटल्स के अंदर एक और पहचान होती है मेटेलिक क्लस्टर। क्लस्टर क्या है बेटा, शाइनी सरफेस। आप हर एक मेटल का सरफेस देखोगे आपको कैसा दिखेगा बेटा, जनरली मेटल का सरफेस कैसा दिखता है, शाइनिंग होती है उस पर। और उसका रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, रीजन कुछ अलग नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटेलिक क्रिस्टल होती है, चमक होती है इनके अंदर। कई बार बेटा इनके अंदर कलर भी प्रेजेंट होता है ना। हर एक मेटल का एक पर्टिकुलर कलर होता है। देखोगे आयरन का कलर आपको अलग दिखेगा, जिंक का अलग दिखेगा, कॉपर का अलग दिखेगा बेटा, है ना, गोल्ड का अलग है। इस तरीके से आपको दिखता है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, उनके अंदर मेटेलिक क्लस्टर होती है, कलर भी प्रेजेंट होता है। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सॉफ्ट होते हैं। अब सॉफ्ट का मतलब समझना, अगर बेटा हम कंपैरिजन करें आयोनिक सॉलिड से, किससे कंपेयर करें योगेश, अगर आयोनिक सॉलिड से कंपेयर करोगे तो बेटा इनको अगर आप इनकी हार्डनेस देखोगे तो क्या होगा बेटा, ये कम हार्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब ये भी नहीं कि पिघल जाएंगे आइसक्रीम की तरह, ऐसे भी नहीं होते, लेकिन इनकी जो हार्डनेस है बेटा वो एज कंपेयर टू आयोनिक सॉलिड कम होती है, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं जनरली, हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। जैसे कुछ सॉलिड को बहुत ज्यादा हार्ड दिखेंगे बेटा आपको मेटल्स, बताओ जरा हार्डनेस के मामले में कौन कौन से हैं, जैसे आयरन है ना, और कुछ मेटल बहुत ज्यादा हार्ड है, और कुछ इतने सॉफ्ट है बेटा कि नाइफ से काट सकते हो, है ना। सोडियम के केस में बच्चों पता है आपको सॉफ्ट होता है, यू कैन कट विद नाइफ, नाइफ से भी काट सकते हो उसको। तो इसकी बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों तरह के आपको प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनकी हार्डनेस अगर देखोगे आयोनिक सॉलिड के कंपैरिजन में बेटा, तो आपको क्या दिखेगा कि ये हार्ड कम होते हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं जितने आयोनिक सॉलिड है, ठीक है बच्चों। मैलिबल डक्टाइल का मतलब आपको पता है, शीट्स में बना सकते हैं, वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक अगली चीज है इसमें, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनकी बेटा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगी, यानी अगर आप इनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे, अगर आप बेटा इनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो इनकी एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी, बताओ योगेश, कितनी होनी चाहिए बेटा। अगर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करें, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कितनी एनर्जी आपको देनी है इनको लिक्विड में बनाने के लिए, लिक्विड स्टेट में, मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं उनके। तो क्या देखोगे बेटा, अगर आयोनिक सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो क्या होगी, कम होगी ये वैल्यू बेटा, ये ज्यादा होगी, बताइए इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बेटा, बताओ क्या होगा। अगर आप इनको हीट करोगे तो आसानी से हीट हो पाएंगे बेटा, बोलो, क्योंकि इन दोनों के बीच में बेटा जो है यहाँ पर अगर आप देखो कि मैंने बोल दिया आपको
ये बॉन्ड जो है बेटा, अगर मेटेलिक बॉन्ड जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेटेलिक बॉन्ड बेटा कंपैरेटिवली टू द आयोनिक बॉन्ड में अगर आप देखते हो तो वहां पर बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बीच में, ठीक है बेटा, वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड क्या है बेटा, थोड़े से वीक है, तो इनको हीट करने क्या होगा आपके लिए, हीट करोगे तो आसान हो जाएगा इनका अलग अलग होना, बोलो। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, दे हैव लेस वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनके अंदर बेटा क्या होगा, मीडियम, लेस तो नहीं, मीडियम लिख सकते हो, मॉडरेट या मीडियम, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है बेटा। अगर आप देखोगे तो इनको जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बेटा इनकी है, यानी अगर आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो इनको, तो आपको बेटा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनिक सॉलिड से थोड़ी कम देनी पड़ेगी, लेकिन मीडियम होगी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसका रीजन आप मेल्टिंग पॉइंट पे भी देख सकते हो। कुछ मेटल्स बेटा आपको पता होगा जनरली, जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है तो बेटा वो 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। एल्यूमिनियम का भी हाई होता है बेटा, कॉपर का भी हाई रहता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं बेटा कि बहुत आसानी से तो ये हीट नहीं होते हैं, लेकिन मॉडरेट होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं। आयोनिक सॉलिड्स भी अगर बात करें, NaCl की बात करें, तो NaCl के कंपैरिजन में तो काफी कम एनर्जी यहाँ देनी पड़ती है आपको, ठीक है। इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो स्लाइटली वीक होता है। क्या होता है बेटा, वीक होगा एज कंपेयर टू आयोनिक सॉलिड्स, अगर आयोनिक सॉलिड से कंपैरिजन करें। अब एग्जांपल की बात करूं, कौन कौन से बेटा इसके एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, जितने भी मेटल आपको पता है, जितने भी बेटा मेटल होते हैं वो सब क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, निकल, कॉपर, जिंक, सारे ले लो आप, निकल, कॉपर, ठीक है। अलॉय भी हो जाएंगे इसमें, कुछ अलॉय बेटा जो है वो मेटेलिक सॉलिड के अंदर आते हैं बच्चों। आ रहा है बेटा समझ में, बताओ जरा। अभी जितनी बातें मैंने बताई सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है, कोई अलग चीज तो है नहीं, बोलो। बोलिए बेटा। योगेश समझ में आया? अच्छा, और आप लोगों का होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट होता है? हर एक बच्चे को बोलना पड़ता है मेरे को बार बार ग्रुप में, ऐसा क्यों? फिजिक्स वाले सर से डर लगता है बस, या केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है? पढ़नी है, मेहनत नहीं करनी। क्यों बेटा? हर एक सब्जेक्ट में मेहनत करो बेटा, हर एक सब्जेक्ट का काम करो कंप्लीट। कोई बहुत ज्यादा काम तो देता नहीं हो, सिर्फ रिएक्शंस लिखने के लिए दिए थे, उसके लिए भी मेरे को ग्रुप में एक एक बच्चे को बोलना पड़ रहा है, बेटा कंप्लीट कर लो, बेटा कंप्लीट कर लो। ऐसा क्यों? साहिल क्या बात है? साहिल है क्या? क्लास में नहीं है? हाँ बेटा बताओ क्यों ऐसी दिक्कत आती है? युक्ता कोई प्रॉब्लम है बेटा केमिस्ट्री में? समझ में तो आ ही रहा है। अगर बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो फिर काम कैसे, तो फिर आपको कैसे चीजें समझ में आएंगी, याद कैसे रहेंगी? साथ के साथ करना जरूरी है। आज का होमवर्क मैं बस यही दूंगा आपको, इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले सारा, ठीक है, देखते हैं कितना हो जाता है। चलो, तो बेटा दो टाइप के सॉलिड आपने पढ़ लिए, एक आयोनिक सॉलिड्स पढ़ लिए और एक मेटेलिक सॉलिड पढ़ लिए। अब निधि कौन से सॉलिड्स हैं? थर्ड टाइप के सॉलिड्स कौन से होते हैं, बताओ जरा। कौन से सॉलिड बच गए? क्या हुआ? सो के बेटे बच्चे सो तो नहीं गए वापस? आवाज नहीं आ रही। निधि रिप्लाई करो बेटा, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कौन से सॉलिड्स हैं? दो सॉलिड और रह गए, कौन बच रहे हैं? निधि क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही? निधि बेटा माइक ऑन करो ना। एक तो कोवलेंट होते हैं बेटा, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं, और दूसरे कौन से हैं? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर
बेटा जिससे पूछता हूँ वो क्यों नहीं रिप्लाई देता? निधि क्या हुआ? निधि व्हाट हैपेंड? बेटा रिप्लाई करिए। निधि, नेहा, व्हाट हैपेंड? दिखाई दे रहा हूं मैं? रिप्लाई तो करो। आप लोगों का रेस्पॉन्स ही नहीं आता, इसीलिए कहता हूँ कैमरा ऑन रखा करो। व्हाट हैपेंड? निधि बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? ये देखो सो गए क्या? सिमरन बेटा समझ में आ रहा है? सिमरन? यस सर। अच्छा अच्छा, मैंने कहा सारे बच्चे तो नहीं सो गए हैं, निधि तो सो गई है। निधि क्लास के अंदर है लेकिन सो रही है या फिर रिप्लाई नहीं कर रही, रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मेरे पास। बेटा कुछ तो करो, रेज हैंड कर दो जिससे पता चल जाए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा। इसके बाद नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स। अब बेटा यहाँ पर नाम ही कोवलेंट है ना बच्चों? कर दिया, हैंड रेज कर दिया, लगता है माइक नहीं है सही है इसका, है ना बेटा? कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर दे दिया करो। ओके निधि ठीक है, देख लिया मैंने। तो कोवलेंट सॉलिड बेटा क्या है? इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो नेटवर्क सॉलिड बेटा, नेटवर्क का मतलब क्या है, कोवलेंट का मतलब क्या है? ये ऐसे सॉलिड्स है बेटा, कोवलेंट का मतलब क्या है? इनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो आपने देखो पढ़ा होगा 10th क्लास में, कंपाउंड्स बेटा दो तरीके से बनते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। बच्चों याद है? तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा वो कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वहां पर, ट्रांसफर होते हैं या शेयरिंग होती है? बताइए जरा। जो कोवलेंट सॉलिड होंगे, नेटवर्क सॉलिड होंगे बेटा, यहाँ पर क्या होने वाला है? जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, अरे बोलो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, है ना? कोवलेंट बॉन्ड होगा इनके अंदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को बेटा शेयर करके यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इस तरह के कंपाउंड में। और इनका नाम नेटवर्क सॉलिड्स क्यों है कल्याणी? नेटवर्क सॉलिड बेटा क्यों बोल रहे हैं इनको? याद करो 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना ग्रेफाइट के बारे में बेटा, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा है या भूल गए? ऐसे स्ट्रक्चर होता था ना ग्रेफाइट का। यस सर। यस सर। लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते थे। तो नेटवर्क का मतलब क्या है? बहुत बड़ा नेटवर्क। नेटवर्क मतलब बहुत सारे एटम्स बेटा आपस में क्या होंगे, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है? जैसे यस सर। या ग्रेफाइट के अंदर बेटा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? बड़ी बड़ी चीजें होते हैं, अभी मैं बोर्ड पर तो ड्रॉ भी नहीं कर सकता बेटा, काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर इनके होते हैं, ठीक है बच्चों? तो इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है, ठीक है? और यहाँ पर बेटा जो बॉन्ड होगा, डेफिनेटली नाम से ही पता चलता है कि कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बीच में, इनके बीच में है। तो क्या लिखेंगे? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, एक और चीज अभी जो आपको मैंने दोनों बताए, यानी इससे पहले आयोनिक सॉलिड बताया बेटा और मेटेलिक बताया। तो मेटेलिक के अंदर तो बेटा मेटल की प्रॉपर्टी थी, मेटल्स को ही बोलते हैं। और ये वाले बेटा कौन फॉर्म करेंगे? इस तरह के सॉलिड कौन फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है यहाँ पर? नॉन मेटल के पार्टिकल्स हैं, है ना? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। और नॉन मेटेलिक में अगर आप देखोगे वो आपस में बेटा कोवलेंट बॉन्ड से लिंक है क्रिस्टल के अंदर। तो यानी क्रिस्टल तो बेटा इसमें भी होता है, ठीक है? क्रिस्टल तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा, लेकिन ये जो क्रिस्टल होगा बेटा वो किसका है? नॉन मेटल से बना हुआ है। और उनके बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में बताओ कौन से बॉन्ड्स होते थे? कोवलेंट बॉन्ड होते थे, है ना? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा क्या है यहाँ पे? एक तो नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और बेटा वो आपस में मैं बता चुका हूँ कि किससे होंगे? बॉन्डेड बाय, किस तरीके से कंबाइंड है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइंड है, ठीक है? और आपस में एक दूसरे से मिल
क्या बनाते जाएंगे, एक बड़ा सा क्रिस्टल बेटा बना देंगे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल की फॉर्म में ये बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब है तो क्रिस्टल लेकिन नॉन मेटल का क्रिस्टल है, ठीक है बच्चों। इसी को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। नेटवर्क सॉलिड बेटा रहेंगे। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़े बड़े नेटवर्क रहते हैं बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट और, ठीक है, डायमंड का। अभी पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपको दिखता है कि इस तरीके से बेटा हेक्सागोनल लेयर होती है, ठीक है। हेक्सागन लेयर होंगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, ठीक है। और डायमंड के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो बेटा ये होते हैं आपके नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। और प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी। अब बेटा अगला देखो, यहाँ पर जैसा बार बार बोल रहा हूं मैं, एक लगातार एक नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, है ना बेटा। बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरीके से बेटा नेटवर्क बन गया है, ठीक है। ज़िएंट 3D स्ट्रक्चर, ज़िएंट का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े बेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मैं बोर्ड पर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप इनको माइक्रोस्कोप से बेटा देखोगे तो यू विल सी कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है बेटा, जो कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका नाम है नेटवर्क सॉलिड्स। इनका शेप बहुत बड़ा होता है बेटा, ठीक है। बहुत सारे एटम्स आपको एक सिंगल क्रिस्टल के अंदर नजर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। और ये कैसे होंगे, कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर बेटा कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और डायरेक्शनल इन नेचर। जो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं काफी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होंगे और डायरेक्शनल होंगे बेटा। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है, एंड डायरेक्शनल का मतलब बेटा क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड जैसे मान लो दो कार्बन एटम्स के बीच में है, तो इसमें बेटा एक डायरेक्शन होगी कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, किसी की तरफ कम होंगे, किसी की तरफ ज्यादा होंगे। अगर आपने 11th क्लास में बेटा याद किया हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का बॉन्ड होता है ना। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बेटा एक अलग टाइप का बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब बेटा सिर्फ सिंपली ये है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे, मतलब किस साइड में आपका बॉन्ड है, ठीक है। क्रिस्टल्स आर जनरली हार्ड होंगे। अगर इनकी हार्डनेस की बात करो तो बेटा आपने पढ़ा होगा डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है ना। नेचर के अंदर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस में बेटा डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, ठीक है। तो हार्डनेस में बेटा इनकी बहुत ज्यादा होती है। these covalent compounds are very hard, ठीक है बच्चों, हार्ड होंगे। डायमंड हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट थोड़ा सा बेटा क्या होता है, सॉलिड, थोड़ा सा हल्का सा इसकी हार्डनेस कम होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, याद होगा आपने पढ़ा होगा, सॉलिड लुब्रिकेंट भी बोला जाता है ग्रेफाइट को, याद है योगेश। ग्रेफाइट की बेटा जो प्रॉपर्टी है वो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज है, इसीलिए आपको पता होगा सॉलिड लुब्रिकेंट इसका नाम है। और इसको बेटा इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मशीन्स के अंदर बेटा ग्रेफाइट को यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट में रहने वाला ये अकेला लुब्रिकेंट होता है, जिसको मशीन्स के अंदर अगर हम देखें जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया हार्डनेस को लेकर, हार्ड होंगे जनरली ये कंपाउंड्स। अगला बेटा है मेल्टिंग पॉइंट को लेकर। तो आपने बेटा जब 10th क्लास में पढ़ा था कार्बन के कंपाउंड में, तो ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ा था, तो बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, योगेश बताओ बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, याद है, बताओ बेटा, किसी बच्चे को याद है कितना होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है कि क्या होता है, बताओ जरा। ज्यादा होता है।
लगभग कितना होता है पता है? 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है डायमंड का, इवन उससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, मुझे तो यही याद है 3500 डिग्री सेल्सियस बेटा। तो सोच लो कितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, स्पेशली डायमंड का बहुत ज्यादा है, ग्रेफाइट का कम होता है थोड़ा। ठीक है, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और ग्रेफाइट का दोनों का बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और बेटा इतने ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दे मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये मेल्ट होने से पहले बेटा डिकम्पोज भी हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि जब तक आप सोचोगे कि अरे ये लिक्विड स्टेट में बनेगा, हीट देते जाओगे, उससे पहले तो बेटा ये पूरी तरह से डिकम्पोज ही हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि ये उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। दे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उससे पहले खत्म हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस इमेजिन करो कितना टेम्परेचर होता है ना बच्चों? 3500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया बेटा। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो जान निकल जाती है। 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? जनरली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जैसे आयरन का भी 1200 के आसपास होता है। लेकिन 3500 तो बेटा बहुत ज्यादा हो गया। 3500 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पर तो बेटा डायमंड। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बेटा। कंडक्टर होते हैं क्या ये? बोलो बेटा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? यस और नो? क्या पढ़ा था आपने ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में? योगेश बताओ बेटा, कंडक्टर होंगे क्या? नहीं होंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लिख दिया मैंने। क्या ये ठीक है? अरे बोलो ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे क्या? नॉन मेटल है ये। योगेश बेटा रिप्लाई सर ग्रेफाइट करता है ना? ग्रेफाइट करता है, लेकिन ग्रेफाइट बेटा क्यों करेगा उसका रीजन अलग है थोड़ा, है ना योगेश? उसका रीजन बेटा इसके स्ट्रक्चर की वजह से है, अभी बताऊंगा। स्ट्रक्चर की वजह से आपने पढ़ा था। अदरवाइज बेटा नॉन मेटल कैसे होते हैं? अदरवाइज नॉन मेटल कैसे होते हैं? इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे बेटा। ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसका रीजन आपने पढ़ा है, ये होता है बेटा ये लेयर्स। जो लेयर दिख रही है आपको, ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती है बेटा ग्रेफाइट के अंदर। तो क्या होता है, क्योंकि ये इस तरीके से लेयर हो जाते हैं, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये जब लेयर होती है वो आपस में एक दूसरे के बीच में बेटा मान लो स्लाइड करती है बेटा। क्या होता है? स्लाइड, क्योंकि ये लुब्रिकेंट है ना, इसकी सॉफ्टनेस काफी ज्यादा होती है। तो बेटा जब ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी योगेश, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो जाता है ना? अब 6 बॉन्ड एक साथ बन गए, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसमें। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन बेटा, क्योंकि ये देखो, या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तब इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या फिर बेटा लेयर खुद ही स्लाइड करने लग जाए। अब सोचो जो लेयर है एक दूसरे में, इनके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा योगेश, और ये लेयर स्लाइड करेंगी, तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो गया, अगर देखें तो मूवमेंट पॉसिबल हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का बेटा मूवमेंट पॉसिबल हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बेटा फ्लो होने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये अच्छा खासा कंडक्टर होता है। इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन बेटा ये बात याद रखना, नेटवर्क सॉलिड में सिर्फ एक ग्रेफाइट ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बाकी अगर जनरली आप देखोगे किसी भी नेटवर्क सॉलिड को, तो उसमें आपको बेटा कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती नजर नहीं आएगी। सिर्फ यही एक एग्जांपल है बेटा। जनरली क्या होते हैं ये, इसलिए मैं आपको जनरल की अगर बात करूं तो बोलूंगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा इंसुलेटर्स होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सिर्फ एक ग्रेफाइट को छोड़ दो, बाकी सारे जितने भी हैं वो सब नेटवर्क सॉलिड जो है
वो आपके क्या होंगे बेटा? ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? बताओ, बात समझ में आ गई? जनरल अगर देखोगे तो बेटा क्या कहोगे? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दे आर इंसुलेटर्स। सिर्फ एक ग्रेफाइट ही ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और उसका रीजन होता है कि इनके बेटा बीच में जो है लेयर्स जो है वो स्लाइड कर सकती हैं। अब बेटा एग्जांपल की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल होते हैं कोवलेंट सॉलिड्स के? बताइए बेटा। दो तो आपने पढ़ लिए, ग्रेफाइट और डायमंड। सिर्फ दो ही होते हैं कि और भी होंगे? बताओ बेटा, कौन कौन से होंगे जिनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हो, नेटवर्क बन रहे हो बेटा? एक तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और आपने क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ा है बेटा? क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, सिलिका भी बोलते हैं इसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बेटा क्वार्ट्ज के बारे में पढ़ा है? SiO2 बोलते हैं इसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ये क्या चीज है? यूकेश क्या होता है बेटा? जो हमारी रेत होती है ना, बिल्कुल बारीक रेत, रेत एकदम डस्ट, वही है ये सिलिका। जो नदी के किनारे बेटा जो सैंड मिलती है आपको, बहुत ही महीन, जिसको बोलते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे बेटा इसके अंदर, उसको क्या बोलेंगे? सिलिका बोला जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा ये, ठीक है? इसको आप देखो, जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं ना, जैसे जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो आपके सोलर सेल पैनल है, सोलर सेल पैनल के अंदर बेटा ये क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है, SiO2 का, इससे बनते हैं, ठीक है? SiO2 बोलते हैं इसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। और बेटा कौन कौन से हैं? बहुत सारे नाम है इसमें। कार्बन एटम होता है जिसका नाम सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC इसको लिखेंगे, SiC, ठीक है? दूसरा बेटा बोरोन नाइट्राइड, काफी सारे हैं इसमें, सिर्फ ये मत सोचो कि डायमंड ग्रेफाइट ही है बेटा, ठीक है? बोरोन नाइट्राइड, ठीक है बच्चों? बहुत सारे इसके टाइप है, बोरोन नाइट्राइड भी है इस तरीके से, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? सबसे कॉमन हमें पता है डायमंड ग्रेफाइट होते हैं, फिर क्वार्ट्ज भी होता है बेटा, SiO2, ठीक है? ये हो गया सिलिकॉन कार्बाइड, हो गया SiC, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है? बोलो बेटा, एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि सारे नॉन मेटल से बने होते हैं, ये मेन चीज है इसके अंदर, ठीक है बच्चों? प्रॉपर्टी की एक बार देख लो, देख लो बेटा, कुछ चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। एक आपका बेटा लास्ट में बस रह गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड बेटा समझ में आ रहे हैं? थ्योरी है बस, बिल्कुल कुछ ज्यादा समझ में, आपने पढ़ भी रखा है काफी सारी चीजों को पहले, उसका रिवीजन ही हो रहा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है आपका? एक तरह के सॉलिड्स रह गए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। कौन से बेटा रह गए? बताओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा किसको बोलेंगे? इनके बारे में भी बताओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, चलो ये बता दो, ये मेटलिक होंगे या नॉन मेटल के होंगे? सोच के बताओ। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं या दोनों मिलकर बनाते हैं? किस तरह के? बताओ। इसका एग्जांपल आपको मैंने बताया था, जैसे आइस होती है, आइस बर्फ बेटा, वाटर। तो अगर आप देखोगे आइस भी एक तरह का क्या है? सॉलिड है ना? बोलो, आइस की आंसर है सॉलिड। अरे यस और नो? ऐसे ही होता है ड्राई आइस।
बच्चों ड्राई आइस पढ़ा है आपने? योगेश क्या होता है ड्राई आइस? सुना तो होगा नाम। अरे बोलो, कहां पर सुना है? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? बोलो बच्चों, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया बेटा? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? भूल गए सब कुछ? आ रही है सर। अच्छा आ रही है। तो ड्राई आइस भूल गए? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड 9th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही था। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बेटा अगर हम स्टोर कर दें हाई प्रेशर पर तो वो क्या बन जाता है? एक सॉलिड बन जाता है। तो बोलो वो किस टाइप का सॉलिड होगा बेटा? योगेश किस टाइप का सॉलिड होगा वो? उसको किस कैटेगरी में लेके आओगे? अब सामने नाम लिखा है तब भी नहीं सोच रहे। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। अब आगे समझ में, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये है कि जो सॉलिड किसी कैटेगरी में ना आता हो, यानी जो बेटा आयोनिक में भी ना आए, ठीक है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड ना हो, कीटायन ना हो, एनायन ना हो, मेटालिक ना हो और नॉन मेटल ना हो, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? इसके अंदर आ जाएंगी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। एक्चुअल में बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड पता है जनरली कैसे होते हैं? मैं आपको बताता हूं कि ये जनरली बेटा ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जिनको वैसे तो वो नॉर्मली क्या रहेंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे या गैसेस स्टेट में होंगे, लेकिन आप उनको बेटा जब प्रेशर लगाओगे तो उनको क्या कर देते हो? मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो इनका नाम ही है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ही होते हैं, ठीक है। तो these solids consist of molecules of substances formed by polar covalent bonds बेटा, ठीक है। polar covalent bonds इसके अंदर बनेंगे और इसके अंदर तीन टाइप के आपको बताए थे, पोलर है, नॉन पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डेड बेटा। पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तीन टाइप के होते हैं। तीनों को समझते हैं हम एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे बेटा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा बाकी सबके जो अंदर थे वो हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे थे। जैसे अगर आप देखो आयोनिक के अंदर जो है वहां आयंस की बात कर रहे थे बेटा, है ना सुजाता। आयोनिक सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो क्या थे? आयंस थे, केटायन थे और एनायन था, NaCl, है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर मेटलिक सॉलिड की बात करोगे तो बेटा वहां पर क्या थे? मेटल के केटायंस थे जिनको कर्नेल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपने तीसरे नंबर पे पढ़ा नेटवर्क सॉलिड। तो वहां पर भी बेटा मैंने क्या बताया? जैसे कार्बन के एटम्स हैं या बोरोन के हैं, कोई भी नॉन मेटल के जो है वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, नाम से पता चलता है मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना। यहाँ पर बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं? मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इसके बारे में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा इसके अंदर कैसे होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। क्या है बेटा? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं ये। और ये बेटा आपस में मॉलिक्यूल किस फोर्स से जुड़े होते हैं बेटा? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक तरह के फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस कंबाइंड बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। पढ़े हैं लंदन फोर्सेस? वीक लंदन फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं लंदन फोर्सेस। याद आ रहा है बेटा? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस में। एक ये भी होता है वीक डिस्पर्जन फोर्स, जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, लंदन फोर्सेस भी बोला जाता है। लंदन फोर्सेस नाम कैसे पड़ा? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम लंदन था, पूरा नाम तो ध्यान नहीं है, लंदन लास्ट में लगता है उनके, तो उसके नाम पर ही बेटा रखा गया। वीक डिस्पर्जन फोर्सेस को लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, है ना बेटा। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे लगने वाला सबसे वीक फोर्स होता है,
सबसे कम फोर्स जो है वो यही है, वीक डिस्पर्जन फोर्स जिसको बोलते हैं, लंदन फोर्सेस बोलते हैं। या तो बेटा इसमें ये फोर्सेस होंगे, या फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्सेस होंगे। अरे कल्याणी क्लास से क्यों चली गई, क्या हुआ? हाँ बेटा बोलो। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन से फोर्सेस होंगे बेटा। एक तो या तो वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, या लंदन फोर्सेस, या फिर बेटा दूसरा कौन सा बताया आपको मैंने, डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्स बेटा कहां पर लगता है, याद करो। डायपोल डायपोल फोर्सेस कहां होंगे बेटा, जहां पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी बन जाती है, बोलो पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, तो वहां पर बेटा कौन से फोर्सेस लगते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस लगेंगे। वीक डिस्पर्जन फोर्स कहां लगेंगे, जहां नॉन पोलर होंगे। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा तो कौन सा फोर्स लग जाएगा, आपस में मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। हाँ बस सिंपल है। तीन टाइप के बॉन्ड यहाँ पर है, क्योंकि तीन टाइप के कंपाउंड बेटा दिख रहे हैं आपको, है ना, तीन टाइप के सॉलिड दिख रहे हैं, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो यहाँ पर पोलर वाले में हो गया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, है ना। पोलर का मतलब क्या बताया आपको, जैसे HCl देखो, जहां पर बेटा पोलैरिटी डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, इसको डायपोल डायपोल फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे। दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे बेटा, डायपोल डायपोल बन जाएगा ना। जैसे दो HCl के मॉलिक्यूल है देखो, तो इनके बीच बेटा कौन सा फोर्स रहेगा बताओ, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहेगा। नॉन पोलर के बीच में कौन सा लगेगा, वीक डिस्पर्जन फोर्स। सबसे वीक होता है, सबसे कमजोर फोर्स है ये। और हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है बच्चों, पढ़ा है आपने। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा बोलते किसको है बच्चों, नाम से पता चलता है। हाइड्रोजन किसी बेटा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, बोलो बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है बेटा, या नाइट्रोजन। अगर इनके साथ बेटा अगर ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आप देखोगे इन तीनों केसेस में क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बेटा, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है बच्चों। ये देखो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रोजन आता है। तो देख लो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ-कहाँ पे दिखेगा आपको, जैसे HF अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर H और O कहाँ पर होते हैं, जैसे वाटर हो गया तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। और तीसरा N और H के बीच में, जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में बेटा कौन सा फोर्स रहेगा, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहीं पर दिखेगी बेटा आपको तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। जहां पर ये बेटा कहां पर दिखेगा आपको, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। अगर बेटा आपने पढ़ा हो हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन वैसे तो नॉन मेटल है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो बेटा आज मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने पढ़ लिया है पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ा सा रह गया इसके बारे में, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लेना। फिर कल से हम जो आगे शुरू करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में, ठीक है बेटा। और होमवर्क आज का मैं क्या दे रहा हूँ आपको, होमवर्क आज का बेटा है जो आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े हैं, ठीक है, आयोनिक पढ़े हैं, सबके 5-5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। इनके बारे में रफ कॉपी में लिखना है, इनके बारे में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयोनिक, और तीसरा कौन सा था, मेटालिक हो गया, मेटालिक, ठीक है। तो चारों टाइप के आपको मैंने करा दिए, ये 4 टाइप का है, चलो ठीक है। तो सबके बेटा 5-5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं डिफरेंस करते हुए, ठीक है बच्चों। ओके बाय, टेक केयर।